जैन साथियों नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले क्लास 10th का चैप्टर 1 चैप्टर 2 संस्कृत का पूरा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सहित खत्म कर दिए थे। यह हमारा क्या है, चैप्टर 3 है, जिसका नाम है अलस कथा पाठ। बड़ा ही अच्छा है। इसे तो मौका नहीं मिला, हमें टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग को हम किताब नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना। जब इसका कहानी पढ़िएगा ना, बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है ना। तो अलस कथा पाठ को हम लोग बारीकी से अच्छा से A to Z क्वेश्चन देखने वाले हैं, साथ में जो है ना ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले। कहने का मतलब हुआ कि यह मेरा वन शॉट क्लास है, एक ही क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि चैप्टर 3 जो है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और पहली बार जुड़े हैं तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, अलस कथा पाठ है। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा पाठ का क्या शिक्षा या संदेश है, यानी अलस कथा पाठ जो है हमें क्या शिक्षा देती है, इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है, यह क्वेश्चन का अर्थ हुआ, ठीक है। आंसर क्या है, अलस कथा पाठ का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। इस कथा का अर्थ यह है, इसमें यह समझाया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो रोग है वह आलस है ना। लोग आलस के कारण से समय पे उठ नहीं पाते, समय से पढ़ते नहीं है, समय से काम नहीं करते, जिससे कि उनको बाद में पछताना पड़ता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप सुबह 4 बजे उठते होंगे, नींद तो टूट जाता होगा, रजाई के अंदर में होंगे, लेकिन बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, है ना। यह क्या आलस है आपका। आलस्य जो है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन जो है वह क्या है, आलस है। उसका शरीर का खुद का अंदर का आलस्य है। आलसी लोगों का कोई सहायता नहीं करता है। आलसी लोग कभी विकास नहीं कर सकते हैं। जो आलस करते हैं, जो ठंडी में नहीं उठते हैं, जो टाइम से काम नहीं करते, तो जाहिर सी बात है आप टाइम पे नहीं पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट तो खराब तो होना ही है ना। समझ रहे हैं ना हम क्या बोले। यदि आप इस कहानी को यदि किताब के माध्यम से पढ़ते हैं ना मेरे द्वारा, तो सच में इतना आपको मोटिवेशन मिलता, इतना चीज बोलने के लिए मिलता, सुनने के लिए मिलता कि शायद अभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। यूं कहे कि एक कथा पढ़ाने के बाद जो है ना, यह कथा पढ़ाने के बाद जो है बच्चों में जुनून जग जाता है पढ़ने के प्रति। कहते हैं आलसी लोगों का विनाश निश्चय है। जो लोग आलस करते हैं, जो टाइम से उठते नहीं है, टाइम से काम नहीं करते हैं, उनका विनाश निश्चय है। आलसियों की गति दयावान व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। तो आलसी का जो गति है, आलसी का देख रेख जो है कोई दयावान पुरुष ही कर सकता है, बाकी बात और कोई उसका देखभाल नहीं कर सकता है। क्योंकि आलस ऐसा एक रोग है जो मनुष्य को जो ना आगे बढ़ने में, मनुष्य को विकास करने में बहुत बड़ी बाधा होती है। यदि जीवन में विकास करना है तो आलस को त्याग देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यदि हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना है, हमें आलस को त्यागना पड़ेगा। जब तक आप आलस को नहीं त्यागिएगा तो विकास संभव नहीं है। सभी लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पीडीएफ मिल ही जाता है। लेकिन जो क्लास फ्री में देख रहे हैं, जिनको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, तो आप वीडियो को रोक रोक के उतार लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ का वर्णन करें, अथवा अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, या क्या करना है, हमें 6 वाक्यों में लिखना है अलस कथा के बारे में, ठीक है ना। तो आंसर है, अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति जी हैं। यह कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आपका यह अलस कथा पाठ जो है, यह पुरुष परीक्षा एक मोटी किताब है, ग्रंथ है, उसी से लिया गया है। विद्यापति मिथिला के एक लोकप्रिय कवि हैं। मिथिला के लोकप्रिय कवि कौन है, विद्यापति जी हैं। इस कथा में मानव के गुणों एवं दोषों का वर्णन किया गया है। इस अलस कथा पाठ में मानव के गुण और दोष के बारे में वर्णन किया गया है कि मानव में गुण क्या है, दोष क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि मानव का सबसे बड़ा दोष जो है, सबसे बड़ा शत्रु जो है, वो उसके अंदर का आलस है। इसमें बताया गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पाठ में विद्यापति यह बताए हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है, शत्रु जो है, शत्रु मतलब दुश्मन होता है, दुश्मन जो है उस मनुष्य के अंदर में रहने वाले, निवास करने वाले, यूं कहे कि उसका आलस है। इस कथा में वीरेश्वर मंत्री आलसियों की परीक्षा लेते हैं।
इसमें आलसियों का सहायक कोई नहीं होता है। आलस्य एक महान रोग है। इस कथा में क्या बताए गए हैं कि एक बृहस्पति नाम का मंत्री होते हैं जो आलसियों की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो लोग आलस करते हैं, जो आलसी होते हैं, उनका देखने वाला कोई नहीं है, उनका सहायक कोई नहीं है। क्योंकि आलसी लोग निकृष्ट लोग होते हैं भाई। वो जब खुद अपना पेट की ज्वाला शांत करने के लिए दो काम नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उनको कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आजकल जो है ना, निकृष्ट लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। आलस क्या है? एक महान रोग है। आग लगने पर 4 महान आलसियों सोए ही रह गए। जब अलसला में आग लगाया गया तो 4 महान आलसी था जो कि सोए रह गया। इतना खतरनाक आलसी था भाई कि वह उठ के भाग नहीं पाया, अपना जान तक नहीं बचा सका। वो सोचे कितना आलसी होगा, पूरा घर में आग लगा दिया था। और आपस में वार्तालाप करते हैं। 4 आलसी जो है ना, चटाई ओढ़ लिए हैं, एकदम आग लह लह कर रहा है, लेकिन चारों में कोई नहीं उठता और आपस में बकर बकर करता, बकीती करता, गप करता है। अरे भाई हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? किसने कहता है लगता है घर में आग लग गया है। कोई बोलता है कोई महान पुरुष नहीं है जो इस आग को शांत कर दे, बुझा दे, या कोई कहता है क्या तुम लोग बकबक ज्यादा करते, चुपचाप सो जाओ, आग लगता लगने दो। इतना आलसी खराब है ना। अतः आलस्य कथा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इस कथा से यह संदेश मिलता है, यह शिक्षा मिलता है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हाँ मानते हैं ठंडी है, लेकिन तो उठ के पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ठंडी में जग जग के नहीं पढ़िएगा, आपको ठंडी नहीं मारेगा, आपको ठंडी महसूस नहीं होगा, तो आपका जो है ना सफलता का मार्ग कैसे खुलेगा? ठीक है ना। यदि सभी लोग आलस से डर ही जाते तो आज कोई महान नहीं होता। जो लोग आलस को त्यागे हैं, जो लोग जो है ना अपने कर्म में आगे निकले हैं, वो हमेशा सफल ही रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आलस को त्यागना पड़ेगा। 4 बजे भोरे उठ के आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बोलते सर जी कौन बात बोल दी, भोरे तो ठंडा लगता है, तो वही तो बोलते हैं वही आलस है। अगला है, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। क्या क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक का विचार क्या, उनके बारे में बताना है। आंसर है, आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। विद्यापति कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना मेहनत किए ही जीवन बिताना चाहते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि आलसी व्यक्ति जो है ना चाहता है कि हम काम भी नहीं करें और मेरा जो है ना क्या हो, पेट भर जाए, मेरा जीवन व्यतीत हो जाए। क्या ऐसा है? ऐसा संभव नहीं है। वह कहते हैं आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह आलस है। हम कहते हैं ना हम उसके वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, हम इसके वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे भाई वह कोई नहीं है, वह खुद आप हैं। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको आलस इतना हो जाता है आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते। किसी के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालता है। अगर हम बोलते हैं ना फलना वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए, चिल्ला वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, यह बिल्कुल गलत वर्ड है, गलत सोच है इंसान का। आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ ही जाते हैं। कहते हैं आलसी लोग अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भी काम नहीं करते हैं। आलसियों की गति किसी दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। जो आलस लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, उसका गति केवल किसी दयावान व्यक्ति के द्वारा ही होता है, नहीं तो वह मर जाएगा लेकिन वह अपना पेट की ज्वाला को शांत नहीं करेगा। इतना यह आलसी है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से, कथा से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी उन्नति चाहने के लिए आलस को त्यागना पड़ेगा। अगला सवाल आते हैं, आलस कथा पाठ का सारांश लिखें। जो आलस कथा पाठ है उसका सारांश हम लोग को बताना है। आंसर है, आलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति जी हैं। यह कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में आलसियों के गुणों का वर्णन किया गया है। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वह निर्धनों को, अनाथों एवं आलसियों को इच्छानुसार भोजन, वस्त्र आदि दिया करता था। कहते हैं कि आलस कथा पाठ के जो लेखक हैं विद्यापति जी हैं, और यह आलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ एक मोटी किताब है, उसी किताब से एक भाग जो है यह आपका आलस कथा पाठ को लिया गया है। ठीक है, इस कथा में जो है ना आलसों के गुणों के बारे में, दोषों के बारे में वर्णन किया गया है।
और इस कथा में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री है जो कि मिथिला में रहते हैं, यानी मिथिला के वीरेश्वर मंत्री हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही दानी स्वभाव है, दयावान व्यक्ति हैं। वह अनाथों को, गरीबों को, लाचार व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं और वस्त्र देते हैं। आलसियों के इन सुखों को देखकर कुछ ढोंगी लोग बनावटी आलसी बनकर अलसशाला में आ गए। यानी वीरेश्वर मंत्री ने कहा अपने राज्य में, अपने राजा से बोला कि राजन, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के जितने भी आप मतलब असहाय व्यक्ति हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो काम करने में असक्षम है, मैं चाहता हूं कि उन सभी को जो है ना फ्री में भोजन करवाया जाए। तो राजा ने कहा कि आपका जैसा इच्छा, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो अच्छा ही होगा, मेरा राज का नाम होगा, मेरा नाम होगा कि फला राज का राजा जो है ना मतलब असहाय लोगों का सहायता करते हैं। बोलता है ठीक है। तो पूरा घोषणा करवा दिया मिथिला में कि जितने भी असहाय लोग हैं, जितने भी काम नहीं कर सकते, आलसी लोग हैं, वह जो है ना राजभवन में आ जाए। उनके लिए एक विशेष घर बनाया गया है, वहां पर उनको जो ना खाना पीना दिया जाएगा, जहां तक कि कपड़ा भी दिया जाएगा। तो पहला दिन 2-4 गो लोग आया और खाना अच्छा खिलाया, ऐसा नहीं कि खराब खाना था, खाना जो है ना बहुत बेस्ट खिलाया। वह चारों जो है ना गांव में हल्ला कर दिया, रजा माँ फ्री में जो है ना खाना खिला रहा है। ऐसे करते करते सप्ताह दिन में जो है ना पूरा एकदम मतलब 300-400 व्यक्ति जमा हो गया। जो आलसी नहीं होता वो भी बोलता सर हम आलसी हैं, हम नहीं कमाते हैं, हमसे काम नहीं होता है। मतलब अच्छा व्यक्ति भी जो है ना ढोंगी आलसी बन के पूरा एकदम इतना आ गया, पूरा लगता था क्या कि पूरा गांव के लोग ही आलसी हैं, है ना, निकृष्ट लोग हैं, आ गए। अब तो किसी को तो भगा नहीं सकते हैं। तो मंत्री ने विचार किया कि ऐसा कुछ विचार किया जाए ताकि इसमें से सब तो आलसी नहीं है, हम तो देखते हैं गांव के लोगों को, सब तो आलसी नहीं है भैया। अब किसी को प्रोफिट तो भगाएंगे, भैया तुम आलसी नहीं है तुम भागो, तो क्या बोलेगा? जब क्षमता नहीं था तो क्या घोषणा कर दिया, बेइज्जती वाला राजा, यहाँ पे अपमान हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना मंत्री सब ने क्या किया, एक विचार किया कि जो ढोंगी लोग सब था उसको कैसे भगाया जाए। तो विचार किया कि जब लोग सब सो जाएगा रात में, तो घर में ही जो अलसशाला था, आलसियों का जो घर था, उस घर में आग लगा दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो आलसी है वो तो रह जाएगा, लेकिन जो बनावटी आलसी है वो तो धरपटा के भाग जाएगा। तो वही हुआ, जब आग लगाया गया, आग की ज्वाला को देखकर, बढ़ते आग की ज्वाला को देखकर जितने ढोंगी थे, बनावटी थे, सब भाग गया। लेकिन उसमें से 4 गो ही महान आलसी रह गया जो उठ के भागा ही नहीं। बाद में मंत्री ने देखा कि अब यह जल ही जाएगा, मर ही जाएगा, है ना, तब क्या गया, उसका केस पकड़ के खींच के उसको बाहर किया। तो 4 आलसी था। क्वेश्चन पूछेगा कि अलस कथा पाठ में कितने आलसी थे, तो 4 आलसी थे, बाकी बात सब बनावटी था, है ना। क्या कहता है, आलसियों के इन सुखों को देखकर जो ढोंगी लोग थे, बनावटी आलसी बनकर अलसशाला में आ गए थे। दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, है ना, दिन प्रतिदिन जो है ना आलसी का संख्या बढ़ रहा था। सिंपल सी बात है भाई, जब फ्री में अच्छा भोजन खिलाएगा, कपड़ा उपड़ा देगा, ठंडी में कंबल उम्बल देगा, तो जाहिर सी बात है कौन काम करना चाहेगा, सब तो अवे नहीं करेगा। हाँ, आ गया। जिससे अलसशाला में अप्राप्त भोजन बहुत जल्द ही खत्म होने लगे। वहां पे आलसियों के लिए जो भोजन रखा गया था, लगभग 3-4 आलसी आस्ते आस्ते एकदम 5-6 आलसी हो गया। अब जाहिर सी बात है, जो अलसशाला में भोजन रखा गया था आलसियों को खिलाने के लिए, आलसी संख्या बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है धांधे खपत होगा, भोजन बर्बाद मतलब खत्म होगा। तो राजभवन का, जब राजकोष का जो भी अनाज वगैरह था, धांधे खत्म हो रहा था, तो मंत्री सब तो चिंता में पड़ेगा ही, खास करके वीरेश्वर, क्योंकि यह वीरेश्वर का ही जो है ना विचार था कि आलसियों को, अनाथों को सहारा किया जाए, मतलब उसको जो है ना कुछ मतलब दान पुण्य किया जाए, बेटा खिलाया जाए। तो उसको राजा को जवाब देना पड़ता। तब जो है ना, तब वीरेश्वर ने मंत्रियों से विचार किया कि इन आलसियों की परीक्षा लेना अति आवश्यक है। मंत्रियों ने विचार किया कि ऐसा ही चलता रहेगा तो पूरा राजभवन का खाना पीना खत्म हो जाएगा जल्दी भैया। ऐसा करते हैं, मंत्री सब आपस में बैठा, वीरेश्वर बैठा, और सभी ने विचार किया कुछ ऐसा प्लानिंग किया जाए ताकि जो है ना आलसी जो है ना, जो मेन आलसी है वह रह जाए और जो ढोंगी आलसी वो भाग जाए। जब सभी आलसी सो गए थे, तब वीरेश्वर ने अपने कर्मचारियों के द्वारा अलसशाला में आग लगवा दिया, जिससे बढ़ते आग को देखकर सभी ढोंगी भाग खड़े हो गए। मंत्री ने कहा भाई इतना खर्चा हो रहा है ना, आरो खर्चा, ऐसा करते एक के बार खर्चा करते, पूरे घर में आग लगा देते हैं। रात का मौसम था, ठंडी का मौसम था, सभी आलसी सो गया था। वीरेश्वर ने क्या किया, मंत्री को आदेश दिया, इशारा किया, अब काम किया जाए।
जब सब सो गया, चारों कोना से घर में आग लगा दिया, है ना। एकदम पूरा आग का जो ज्वाला था दह दह कर रहा था। जब आग का ज्वाला प्रज्वल हो गया था, मतलब ज्यादा प्रज्वलित हो गया, तो जितना भी ढोंगी था सब धड़ाधड़ उठा और लगे धरपट अपना जान बचा के भागा। लेकिन उनमें से 4 को ही बच गया था, जो कि अपना जान नहीं बचा सकता था, वो आलसी था ना। उन सभी आलसियों में 4 महान आलसी सोए ही रह गए, जो आपस में बातचीत कर रहे थे, है ना। आपस में चारों बातचीत कर रहा था, अरे भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, है ना। या लोग हल्ला गुल्ला क्यों कर रहा है, जाहिर सी बात है, जब आग लगेगा तो अफरा तफरी तो मचेगा ही, आदमी सब चिल्लाएगा ही। उसी तरह चिल्ला रहा था, तो चारों भागा नहीं, चारों जो है ना एकदम घर में ही सोए रह गया और चारों आपस में बात कर रहा था। चारों आलसियों को मंत्री केस पकड़कर बाहर किया। इस प्रकार चारों आलसी जलने से बच गए। किसी ने सच ही कहा है, जिस प्रकार पति के बिना स्त्री का गति संभव नहीं है, माता के बिना पुत्र की गति संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार दयावान व्यक्ति के बिना आलसियों की गति संभव नहीं है। अतः मनुष्य को कभी, है ना, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि पति के बिना एक पत्नी का मतलब स्त्री का गति संभव नहीं है, उसी प्रकार से माता के बिना एक पुत्र का गति संभव नहीं होता है, तो ठीक उसी प्रकार से आलसी का गति जो है ना किसी दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं हो पाता है। ऐसा क्या था, समरी था, सारांश था। चलिए अगला सवाल आते हैं, अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ। जब अलसशाला में आग लगाया गया तो क्या हुआ, मतलब आलसियों के घर में जब आग लगाया गया तो क्या हुआ। आंसर है, जब अलसशाला में आग लगाई गई तो सभी धूर्त आलसी पलायन हो गए। पलायन का मतलब भाग गए। 4 आलसी घर में ही सोए रह गए। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। वह चारों आलसी आपस में गप कर रहा था, हल्ला कर रहा था, अरे भाई यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है ना, आपस में बातचीत कर रहा था कि यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो लगता है घर में आग लगी है, तो वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। किसी ने कहा, क्या लगता है घर में आग लग गया है, कोई कहता है भाई चुपचाप सो जा, आग लगता लग रही जो कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे क्या मतलब है। कोई वो जान बचाने की चेष्टा कर रहे थे, तो कोई जो है चुपचाप रहने की सलाह दे रहे थे। अगला आते हैं, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें कि चारों आलसी आपस में क्या क्या बात कर रहा था। आंसर है, अलस कथा में आग लगने के कारण काफी शोर शराबा मच गया। अलसशाला हो जाएगा, है ना, अलसशाला में, अलस कथा नहीं, अलसशाला में आग लगने पर काफी शोर शराबा मच गया। लोगों में भगदड़ मच गई। जब आग लगा तो लोग भागने लगा, लेकिन 4 आलसी सोए रह गया और आपस में वार्तालाप कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, एक आलसी ने कहा, अरे भाई ये कैसे शोरगुल है, यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो दूसरे आलसी ने कहा, तर्कपूर्ण उत्तर देता है कि शायद घर में आग लगी है, वो देखो ने क्या चटाई ओढ़ के है, क्योंकि आग का ज्वाला बढ़ रहा था, गर्मी लग रहा था उसको, है ना, आग का मतलब जो है ना गर्मी लग रहा था उनको, तो वो चटाई ओढ़ के था। उसने कहा, लगता है क्या कुछ गर्मी महसूस हो रहा है, लगता है कि घर में आग लगी हुई है। तो तीसरे ने कहा, क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है इस राज्य में जो इस आग को बुझा सके। तब चौथे आलसी ने कहा, अरे वचाल, अरे ढेर बोलने वाले, वचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, अरे भाई, अरे वचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्या सो नहीं सकते, क्यों सो नहीं सकते। बोलता है, अरे भाई इतना हल्ला क्या कर रहा है, क्या चुपचाप तुम लोग शांति से सो नहीं सकता है क्या, चुपचाप सो जाओ। चलिए इसका आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्या है, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है, तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। लोकप्रिय कवि कौन है, तो विद्यापति जी हैं। मिथिला का कवि कौन है, तो विद्यापति जी हैं। मेरे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव आपका बुक से है, एक भी बाहर नहीं है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं, तो आलस को शत्रु मानते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो मनुष्य का खुद आलस है। मिथिला का मंत्री कौन है, तो वीरेश्वर है। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है, तो दानशील है, वह गरीबों को अनाथों को क्या करते हैं, दान देते हैं। अलसशाला में आग किसने लगाई, तो अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाया था।
अलस अलस कथा पाठ में कथम अहो कथम अयम कोलाहल किसकी युक्ति है? किसने कहा हे हो भाई यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? अथम क्या है? अहो कथम अयम कोलाहल, हे हो यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? किसने कहा? तो पहला आलसी ने कहा था, पहला ने कहा था भाई यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? अलस साला में कब आग लगाई गई? जब सब सो रहे थे तब आग लगाया गया था, रात में। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ कहां से संकलित है? यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, मतलब लिया गया है। अगला आते हैं, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो वास्तव में 4 ही रियल आलसी था, बाकी बात सब ढोंगी था, भाग गया था आग की ज्वाला को देखकर। अपने भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी। नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अलस साला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए आग लगाई गई थी। देखना चाहता था कि वास्तव में आलसी कितने हैं, है ना। अलस साला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पलायन का मतलब वह भाग गया। जब घर में आग लगा तो कौन लोग भाग गए? कौन लोग पलायन हो गए? सभी धूर्त लोग भाग गए। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जब देखा कि चारों आलसी अब जल ही जाएगा, बाहर नहीं निकल रहा है, तब मंत्री के द्वारा उसको केस पकड़कर, है ना, बाल पर उसको बाहर किया गया। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? सभी धूर्त लोग जो है ना अपना ढोंगी आलसी बन गए थे, बनावटी आलसी बनकर वह क्या करते थे? भोजन ग्रहण करने के लिए आए थे। प्रथम आलसी ने क्या कहा? पहला ने कहा था ओहो कथम अयम कोलाहल, हे हो हल्ला गुल्ला यह क्यों हो रहा है? अरे भाई यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? अगला है, दूसरे आलसी ने क्या कहा? दूसरे ने कहा था लगता है घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? तीसरे ने कहा था है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस आग को बुझा सके। स्त्री की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो पति के बिना। बालकों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो माता के बिना। तो आलसियों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो दयावान व्यक्ति के बिना। मेरे बच्चों एकदम उतार लीजिएगा, है ना, एकदम खतरनाक है, इससे आपका एग्जाम में एक भी बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी इसका नोटबुक जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, एकदम किताब में कॉपी में अच्छा तरह से लिख लीजिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।